We are Okay, live, Pranay. thank you. Thank you, Rodolfo. And नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रणय कुमार, सदस्य लभ्य फाउंडेशन एवं आनंदम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में स्वागत करता हूं। हिज होलीनेस दलाई लामा अपने पब्लिक टॉक में अक्सर कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू डू गुड और टू डू हार्म। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों के इंटेलिजेंस के साथ साथ उनके इमोशनल एवं प्रो सोशल बिहेवियर के एस्पेक्ट्स जैसे भावनाओं की पहचान, एम्पैथी, परोपकार की भावना, कंपैशन इत्यादि पर भी काम किया जाना चाहिए। इन्हीं जरूरतों के मद्देनजर उत्तराखंड राज्य सरकार ने सोशल इमोशनल लर्निंग आधारित करिकुलम आनंदम पाठचर्या को स्कूल एजुकेशन में शामिल किया है। आज जबकि विश्व के अनेकों देश सोशल इमोशनल लर्निंग या शॉर्ट में कहें तो एसीएल के महत्व को समझते हुए एसीएल डे मना रही है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के विद्यालय शिक्षा परिवार के मुखिया महानिदेशक महोदय श्री बंशीधर तिवारी सर से। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत एवं राज्य भर में शिक्षा से जुड़े सभी लोगों एवं बच्चों के बिहाफ पे आपका तहे दिल से आभार कि आप अपने व्यस्त समय से अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच हैं। सर, वर्तमान में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के साथ साथ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा उत्तराखंड के पद पे आसीन है। सर, पंचायती राज के निदेशक पद भी संभाल रहे हैं। अगर मैं अपने कुछ अनुभव कहूं और ऑब्जर्वेशन कहूं तो सर एक सरल एवं सबके लिए उपलब्ध रहने वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। अभी हाल ही में सर की एक फोटो समाचार माध्यम के द्वारा देखने को मिली जिसमें सर एक विद्यालय में बच्चों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। सर का एक बार पुनः आभार एवं स्वागत। सर का साथ देने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं निदेशक अकादमिक एंड रिसर्च उत्तराखंड श्री आर के कुंवर सर। कुंवर सर इसके पहले शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पद पर सुशोभित रहे। सर हमेशा से इनोवेशन को आगे बढ़ाने, सभी अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने एवं स्वयं प्रतिभाग करने के लिए भी जाने जाते हैं। सर का भी तहे दिल से स्वागत एवं आभार कि आपने भी अपने व्यस्त समय से अपना बहुमूल्य समय हम सब के लिए निकाला। सर का साथ देने के लिए हमारे साथ हैं श्री प्रदीप रावत सर। रावत सर वर्तमान में विभागाध्यक्ष करिकुलम एंड रिसर्च एससीईआरटी उत्तराखंड के पद पे आसीन हैं। सर ने पूर्व में शिक्षा विभाग के कई पदों जैसे ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर का पद संभाला है। सर आनंदम पाठचर्या के निर्माण में शुरुआत से ही एक कोर स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं। सर के मार्गदर्शन में ही पाठ्यचर्या का निर्माण क्रियान्वयन शुरू से चला आ रहा है। सर पाठ्यचर्या के दार्शनिक पहलू की बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं। आज हम सभी सर के अनुभवों को सुनेंगे। रावत सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत एवं आभार कि आपने अपना समय निकाला। और इन सब के साथ हमारे साथ हैं श्री बीपी मंदोली सर। सर वर्तमान में स्टाफ ऑफिसर समग्र शिक्षा के पद पे आसीन हैं। सर इसके पूर्व में आनंदम पाठचर्या के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आनंदम राज्य समन्वयक रहते हुए सर ने कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी क्रियान्वयन का कार्य सुनिश्चित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम सभी मंदोली सर के अनुभव उन क्रियान्वयन को लेके, पाठ्यचर्या को लेके सुनना चाहेंगे। मंदोली सर, आपका इस चर्चा में तहे दिल से स्वागत एवं आभार। साथ ही साथ हम पूरे पैनलिस्ट के तरफ से और हम पूरी आनंदम टीम की तरफ से एक बार पुनः हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत एवं धन्यवाद। तो चलिए हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं महानिदेशक महोदय से। सर से
जानने की कोशिश करते हैं कि सर के अनुसार करिकुलम, स्कूल करिकुलम में एसीएल को शामिल करना क्यों जरूरी रहा, यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है। सर अगर अपने विचार इसके इर्द गिर्द रखना चाहें। महानिदेशक सर। धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और बोलने के लिए समय दिया। मैं अपने विचार रख सकूंगा। आप, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, प्लीज सर। देखिए, जो आपका असल में सब्जेक्ट है ना, जो विषय आपने चुना है, ये बड़ा बृहद है और निश्चित रूप से ये शिक्षा के साथ, अगर हम शिक्षा को शरीर माने तो जो हमारी भावनाएं हैं या जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं, वो उसकी आत्मा है। तो अगर शरीर को आत्मा के साथ जोड़ देंगे तभी वो जिंदा शरीर बनता है। अगर आप भावना को निकाल दीजिए तो वो शव के समान है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल प्राण ऊर्जा है शिक्षा की, जो हमारी सोशल इमोशनल लर्निंग है। क्योंकि सोशल जैसे ही शब्द आता है वो हमारे सामाजिक बोध जो है, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है, उसका बोध कराता है। और जो इमोशंस है वो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों स्तर पर काम करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसका अंतर ऐसे है कि जैसे कोई वेल क्वालिफाइड हो और हाईली क्वालिफाइड हो। उच्च शिक्षित होना और सुशिक्षित होना, जो हमारी इस तरह के जो कैरिकुलम है, जब वो शिक्षा के साथ जुड़ जाते हैं तो शिक्षित को सुशिक्षित बना देते हैं। शिक्षा तभी पूर्ण होती है जब वो भावना से और अपने सामाजिक सरोकारों से पूर्ण हो। आज की तारीख में सभी देख रहे हैं कि इसकी कितनी महत्व है, क्योंकि जो जहां पे सामाजिक दायित्व आएगा और जहां पर भावनात्मक पहलू आएगा, उसमें आप देखेंगे, जैसे आपने कहा ना, परोपकारिता की भावना, दयालुता की भावना, विनम्रता है, सहिष्णुता है, सेवा भाव है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है, समाज के प्रति संवेदनशीलता है ना। और जो सबसे बड़ी एक चीज और मुझे लग रही है कि अधैर्य के शिकार होते जा रहे हैं हम लोग। सड़क पे चलते हैं, किसी की गाड़ी ठुक जाए किसी से, कितनी गालियों की बौछार होती है, गिर नहीं पाते है ना। तो ये कहीं कहीं इम्पेशेंस, जो अधैर्य है, वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे आता जा रहा है। जबकि धैर्य एक अच्छा गुण माना गया है ना। तुलसीदास ने भी कहा, धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल पर रखिए चारी। जो उन्होंने 4 कैटेगरी की, तो सबसे पहला शब्द धैर्य को ही रखा। अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो सबसे पहले धैर्य की परीक्षा ली जाए। तो अधैर्य हम होते जा रहे हैं, इसलिए भी शिक्षा में इस चीज को जोड़ा जाना जरूरी है। अभी परसों हम लोग की मीटिंग हो रही थी, उसमें भी मैंने कहा कि विद्वान बनना, पढ़ के हम विद्वान बन गए कोई बड़ी बात नहीं है ना, हमें विद्यावान बनना है। समझ के साथ अगर शिक्षा हो गई, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण जब हनुमान और रावण संवाद है वो आता है। हनुमान जी को कहा गया ना, विद्यावान गुणियति चातुर। वो विद्यावान है क्योंकि उनके अंदर सूझबूझ है, उतने बलशाली हैं लेकिन बहुत ही विनम्र है। जब रावण के समझ जाते हैं तो उसको समझाते हैं। पहली बार विद्वान और विद्यावान का जब मिलन होता है तो वो रावण से कहते हैं, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान मोर तज सिखाओ। ये रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तुम अपना अभिमान छोड़ के मेरी बात सुन लो। वो समझ रहे हैं क्योंकि वो विद्वान तो है लेकिन अभिमानी है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो हमें विनम्र बनाए, परोपकारी बनाए, दयालुता बनाए, है ना। अहंकार क्या है? सीता का हरण कर लेता है। विद्वान है, सीता का हरण करता है। विद्यावान को है, सीता को खोज के राम से मिला देते हैं। तो शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अंदर इन सब संस्कारों को भरे। एक पहले, पता नहीं आजकल आनंद में भी आप लोग जोड़ना चाहिए, जो परोपकारिता है, दयालुता, दोनों का एक सीधी की कहानी सुनी थी। जो कबूतर आता है और उनसे, है ना, कहता है अपने वजन के बराबर अपने मांस का काट के दे दो। तो अपने हाथ देते हैं, फिर दूसरा हाथ देते हैं, फिर खुद ही बैठ जाते हैं। ये सब कहानियां अगर हम अपने पाठ्यचर्या में शामिल करें तो कहीं न कहीं वो एक जो हमारा बाल मन है उसमें एक कोने में ये सब जगह बनाते हैं और जीवन को फिर एक दिशा देते हैं। जैसे आपके फाउंडेशन की बात करूं मैं, यहाँ पे बहुत से लोग एनजीओ हैं जो
इस तरह का काम कर रहे हैं, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैं उनको पढ़ा रहे हैं, ना कुछ गरीब बच्चे हैं उनको कहीं से कर रहे हैं, कुछ अनाथ जो हैं उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा एक दायित्व बोध है कि समाज के अगर कोई वंचित है तो उसको प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों की हमारी संवेदनशीलता है कि हम कुछ करें। तो इस तरह की भावना का विकास अगर हो रहा है तब वो शिक्षा सही मायने में हम बच्चे को शिक्षित कर पा रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें सहिष्णुता की, देख लीजिए, है ना, तो एक दूसरे की सहने की क्षमता भी हम लोगों की कम हुई है इस बीच, ना। तो जब तक हम एक दूसरे को सहेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक साहचर्य जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के साथ रहने का ना तो ढंग आया, ना ठीक से हम रह पाएंगे, ना हमारे सामाजिक दायित्व में हो जाएगा। जो इस तरह के पाठ्यक्रम हैं, जो हमारे पंचतंत्र की कहानियां हैं, हितोपदेश है, सुभाषितानी है ना, उस तरह के श्लोक और कहानियों को भी इसमें आप लोगों ने रखा ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि बेहतर दिशा में प्रयास है। और आज की तारीख में जब सोशल मीडिया का जमाना है, परिवार में लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं ना, कहीं न कहीं एक मुझे लग रहा है परिवार में भी हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जब परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य में भावनात्मक लगाव कम हो रहा है, अपेक्षाकृत उससे जो आभासी दुनिया है, उससे लगाव हो रहा है, वो भी भावनात्मक नहीं है। वहाँ भी भावनात्मक हो तो चलिए मैं कहूँ कि वो ठीक है, तो भावनात्मक वहाँ भी नहीं है, परिवार से भी दूर हो रहा है, समाज से भी दूर हो रहा है। तो आज की तारीख में इसकी तो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिकता है कि इस तरह का पाठ्यक्रम लागू किया जाए, ताकि बच्चे जो है एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य और देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो बहुत अच्छा है, और मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग इसको कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम प्राप्त होगा। और बताइए। धन्यवाद सर, आपका आपने सोशल इमोशनल लर्निंग को सामाजिक दायित्व और इमोशन के जिस तरह से आपने एक स्ट्रीमलाइन किया है, संक्षिप्त शब्दों में आपने पूरा सार आपने इसका कह दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी सर हम अगला आपसे एक मैसेज सोच रहे थे कि आप एक सभी के लिए जहाँ से मतलब शिक्षकों और विद्यार्थियों और आनंदम के साथ जुड़े सभी लोगों के लिए अगर कोई मैसेज या मार्गदर्शन देना चाहेंगे तो सर प्लीज, हम सभी शिक्षक साथियों के लिए, बच्चों के लिए। देखिए, मैं तो कथा कहानियां पढ़ता हूँ, तो कथा कहानी के माध्यम से ही बताऊंगा। हमारे यहाँ जितने अवतार हुए ना, कृष्ण का अवतार को कहते हैं कि वो पूर्ण पुरुष का अवतार थे, ठीक है, उनके अंदर सारे गुण थे, ठीक है। तो अगर हम कृष्ण से भी सीखें, आप देखेंगे कि कहते हैं ना कृष्ण का प्रेम, है ना, कृष्ण का प्रेम केवल अगर आप उनको समय विवेचन करें और गहराई से देखें तो केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, वो हर कण से प्रकृति के और हर वस्तु से प्रेम करते हैं। जैसे यमुना के किनारे खेलते हैं, नदी से भी उनका प्रेम है, और जो कदम का पेड़ है उसमें सदा उसी पे वास रहता है उनका ना, पेड़ से कितना लगाव है इनको, है ना। जो जिंदा पेड़ है, जिंदा बहती हुई नदी है, वो तो छोड़ दीजिए, जो सूखे हुए बांस की बांसुरी है वो हमेशा उनके अधरों पर रहती है। पहाड़ से इतना प्रेम है कि गिरधारी कहे गए, उन्होंने उंगली में धारण कर लिया, गिरधर हो गए। उनका पहाड़ का प्रेम देखिए, कितना बड़ा प्रेम है उस पहाड़ से। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे गायें चरने जाती हैं, ये हमें पानी देता है, तो उससे उनका स्वाभाविक लगाव है। मनुष्य का प्रेम उनका है नहीं, माता के साथ आप देखिए, है ना, नंद के गोपाल हो गए, पिता के साथ प्रेम है। और पशु जगत में अगर आप देखेंगे तो गायों से भी उनका उतना ही प्रेम है ना, वो गाय चराने जाते हैं, गोपाल ही कहेंगे। तो चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पानी हो, चाहे पर्वत हो, आप देखेंगे सबसे उनका एक सार्वभौमिक प्रेम है। जब हम किसी से सार्वभौमिक प्रेम करते हैं तो हम उसके कसूबे के रूप में महसूस करते हैं कि इसको जीवित रखना, इसको संरक्षित करना, इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी संजोए रखना, या अपनी जिम्मेदारी प्रति जागरूक होना, संवेदनशील बनाता है व्यक्ति को। तो हर
अगर आप देखेंगे तो आज की समस्या का, चाहे वो वैश्विक आतंकवाद हो, चाहे वो धर्म के नाम में लड़ाई हो ना, चाहे विभिन्न प्रकार के वैचारिक संघर्ष हो ना, ये सबका एक मूल मंत्र है। अगर हम सबसे प्रेम करने लगे तो हमारे ये लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, है ना, युद्ध, पर्यावरण, सब कुछ हम संरक्षित कर लेंगे। अगर हम नदी को मान लें, गंगा को माता मानते हैं, अगर हम माँ मान लें, है ना, कहना और मानने में फर्क होता है, तो हम गंगा को या किसी भी नदी को गंदा करना बंद कर देंगे, किसी भी सरोवर को गंदा करना बंद कर देंगे, कहीं पे कूड़ा कबाड़ा पॉलिथीन नहीं फेंकेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण भी होगा और उसका संवर्धन भी होगा। मैं कह रहा हूं कि कृष्ण से सीखते हुए हमें प्रकृति ने जो दिया है उसको संरक्षित करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, विनम्र बने, दयालु बने और एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य होने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक भी बने और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी आनंदम टीम को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आप ये मानिए, ये कहने की बात नहीं, आज की तारीख में इस तरह के पाठ्यक्रम चलाना बहुत ही ज्यादा, मैं कह रहा हूं, अपरिहार्य है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो हम अपने बच्चों को, समझिए, ऐसी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी बोधपूर्ण नागरिक बनाने से उनको वंचित कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से हम भटक रहे हैं। तो इसको और मजबूत करिए और स्ट्रेंथन करिए, थोड़ा और बड़े विस्तृत रूप में लाइए। करिकुलम में अगर आपको कुछ लगता है पुरानी चीजों को, जैसे मैंने कहा कि हमारे अथाह ज्ञान का भंडार पड़ा है, इन सब सुभाषकांड, पंचतंत्र, विदुर नीति, है ना, इनसे श्लोक लेकर के, इनसे कथा कहानियां लेकर के बच्चों को सभी चीजें ना बहुत क्लिक करती हैं। तो थोड़ा अगर विस्तार भी देना है तो उसको विस्तार दीजिए और अच्छे से आप लोग चलाइए, ताकि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षित ही नहीं, सुशिक्षित भी बनाए। पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, हम लोग पूरी टीम, आनंदम पाठचर्या की पूरी टीम और प्रदेश के सारे शिक्षक, हमारे हेड टीचर्स, सभी इस काम में जी जान से लगे हुए हैं। आपको हम सबके बिहाफ पे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में ये काम आगे बढ़ेगा, स्कूलों तक पहुंचेगा, सारे क्लासरूम्स जो हैं वो चलेंगे आनंदम के, और इसमें नए नए आयाम, आपके सुझाव जो आ रहे हैं उसको जरूर इसमें शामिल किया जाएगा। पूरी टीम के साथ हम लोग, पूरी टीम इसके लिए आश्वस्त हैं और आपको भी आश्वस्त कराते हैं सर। धन्यवाद सर आपका, अपने मार्गदर्शन और अपने शुभ वचनों के लिए। आगे चलते हैं। मेरी 11 बजे डीपीसी में 11 बजे, तो मैं आप लोगों से अनुमति भी चाहूंगा और डीपीसी में जाना है मुझे। तो अच्छा, ठीक है सर। शुभकामनाएं आप लोगों को, कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो डीजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम चलते हैं आगे कुंवर सर के पास। तो सर, पहले तो स्वागत फिर से आपका एक बार पुनः। सर, क्या आप हमें आनंदम पाठचर्या के बारे में और अधिक विस्तार से बता सकते हैं? यह उत्तराखंड में छात्रों की सोशल और इमोशनल स्किल को कैसे इनेबल कर रहा है? जैसा कि डीजी सर ने भी बताया कि इसकी बहुत जरूरत है सोशल इमोशनल स्किल को इनेबल करने के लिए, तो आप सर थोड़ा प्रकाश डालें कि किस प्रकार ये काम आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड में। जी सर। सबसे पहले मैं आनंदम की जो हमारी टीम है उसका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने विद्यालय शिक्षा परिवार के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है और आज ये फोरम हमें प्रोवाइड किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 2.5 साल से ये कार्यक्रम उत्तराखंड में संचालित हो रहा है। नवंबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे प्रारंभ किया था और उससे पहले हम 15 विकास खंडों में इस कार्यक्रम को एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने प्रारंभ किया था। और इसकी महत्ता को देखते हुए आज राज्य सरकार और विद्यालय शिक्षा विभाग राज्य के सभी लगभग 17,000 कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। आज की जो आवश्यकता है वो आनंदम पाठ्यचर्या में समाहित होती है। जिस प्रकार से जो नैतिक मूल्य हैं या मानवीय मूल्य हैं
वो डिग्रेड हो रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आनंदम का ये जो पाठ्यचर्या है, इसको राज्य सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है और कक्षा 1 से 8 के विद्यालय हम इसे संचालित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद 30 मिनट का एक वादन रखा है, जिसे आनंद वादन हम कहते हैं। और इस कार्यक्रम को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने और मॉनिटर करने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा एक समय सारणी भी तैयार की गई है, पर्टिकुलरली जिसमें हम सप्ताह में प्रत्येक दिन माइंडफुलनेस, ध्यान करना या एकाग्रता को मद्देनजर रखते हुए माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस ढंग से प्रोग्राम रखा है कि आने वाले 2 दिन टीचर द्वारा बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग, उसके अगले 2 दिन उन पर एक्टिविटीज करना और फिर बच्चों के द्वारा सेल्फ एक्सप्रेशन की एक्टिविटीज की जाती है। ये कार्यक्रम बड़ा प्रभावी रहा है और कोरोना पीरियड में जरूर कुछ व्यवधान आए, लेकिन हमारे शिक्षकों ने, हमारी आनंदम की टीम ने मिलकर के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, साथ ही साथ यूट्यूब का उपयोग किया और हमारे बच्चों को इसका बड़ा फायदा हुआ। जो विषम परिस्थितियां थी, उन विषम परिस्थितियों में बच्चों ने इसका उपयोग किया है। मैं प्रैक्टिकली आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपका ये कहना है कि सोशल इमोशनल स्किल्स किस स्तर पर हम सक्षम हो पा रहे हैं, तो मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा कि लास्ट मंथ मैंने जनपद हरिद्वार, उत्तरकाशी और चमोली का विजिट किया था। मैं हरिद्वार जनपद का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं जब क्लास में गया तो उस समय आनंदम की क्लास चल रही थी और बड़े ताज्जुब की बात यह है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे थे, बड़ी क्लासेस थी, उनमें बच्चे ज्यादा थे, लिहाजा कक्षा 3, 4, 5 की जो क्लास थी, उस क्लास पे माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जो हो रही थी, उनको बच्चे स्वयं ऑर्गेनाइज कर रहे थे और बच्चों से बाद में 3 या 4 मिनट तक मैंने देखा कि बच्चे बड़े शांत होकर के एकाग्र थे और मौन थे। इसके बाद बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आपको कौन कौन से स्वर सुनाई दे रहे हैं, कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, कौन सी आपको अच्छी लगी, किसने आपको व्यवधान किया, कितने लंबे समय तक आपने इसको सुना, और प्रत्येक बच्चे से वो इंटरेक्ट कर रहे थे। दूसरा पहलू मुझे ये लगा कि उसके बाद एक्टिविटीज और कहानियों की जब बात आई तो फिर मैंने बच्चों से, एक बच्चा था छोटा, ये चमोली की बात है, मैंने उस बच्चे से ये पूछा कि बेटा आप किसको याद करते हैं, आप किसको सम्मान देते हैं, किसको धन्यवाद देना चाहते हैं। बच्चे ने कहा कि कोई अनीता लड़की है, वो कक्षा 5 में पढ़ती हैं और जब मैं स्कूल आता हूँ, उनके पाँव में कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे की, तो वो मुझे साथ लेके आती हैं, मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत रिएक्शन सा मेरे मन में भी ये बात उठी कि देखिए उस पाठ्यचर्या ने प्रत्येक बच्चे को इतना झकझोरा है। हरिद्वार जिले की बात है, एक कक्षा 5 की लड़की थी, उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि मैं अपने टीचर को हमेशा याद करती हूँ। मेरे टीचर ने, मेरे परिवार में कोरोना पीरियड में मेरे पापा और मेरे भाई को कोरोना हो गया था। मेरी टीचर हमेशा मुझे फोन करती थी, पूछती थी उनके बारे में, और यहाँ तक कि जब समस्या मेरी पढ़ाई लिखाई की थी, हमारे पास एक मोबाइल फोन था, तो लगातार वो कभी सुबह के समय, कभी शाम के समय मेरी हेल्प किया करती थी। तो मुझे बड़ा ये बात भी इम्प्रेसिव लगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा केवल
बौद्धिक ही नहीं, मानसिक और मनोवैज्ञानिक असर इसका देखने को मिलता है। एसएमसी की जब बैठक हुई थी तो एसएमसी की बैठक में कुछ पेरेंट्स आए थे, ये सैटरडे की बात है और बैगलेस डे था। तो स्कूल में एसएमसी में जब बातचीत हुई तो मैंने इस चर्चा को भी किया कि आप ये बताइए कि आप क्या आनंदम के बारे में जानते हैं। तो वो एक मदर थी किसी बच्चे की, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे आप जानते हैं? तो उनका ये कहना था कि हमारी जो बच्ची है वो आकर के कहती है कि आप ध्यान करो, आप ध्यान करो, आप मौन रखो। तो दूसरे पेरेंट्स भी ये बात कहने लगे कि बच्चे जो हैं कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं, और ये तक उनका कहना था कि बच्चों में इतना परिवर्तन हमको देखने में आया है कि बच्चे स्कूल के समय से पहले ही तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। तो इस प्रकार का एक इंटरेक्शन एक बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी, और जो टीचर्स ने, मैं टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे टीचर्स ने इसमें काफी पहल की है। 3 वर्कशॉप, प्रणय जी उसमें थे और अन्य लोग आप हमारे साथ रहे हैं, जो कि एसपीओ में भी हमने प्रतिपादित किए हैं। लगभग 60 से 65 रिसोर्स पर्सन हमारे, रिसोर्स पूल हमारा स्टेट लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 4 या 5 रिसोर्स पर्सन हमारे हैं। तो उसमें भी हमने ये पाया कि जब हम काम करते हैं तो टीचर बड़े उत्साह के साथ कि हम कितना अच्छा से अच्छा हम कार्य करें, कैसे हम अपने बच्चे को लाभ पहुंचा पाएं, और लग करके 7 बजे 8 बजे सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर उन्होंने यहाँ पे परिश्रम किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, और ये उम्मीद करूंगा कि आपका हमारा हमेशा इसी प्रकार से सामंजस्य साथ रहेगा। हम अपने बच्चों को ये जो SEL है उसका अधिक से अधिक लाभ दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने डिटेल में हम सबको बताया, हमारे व्यूअर्स को, कि आनंदम पाठचर्या का क्रियान्वयन और कैसे किस स्तर पर हो रहा है और कैसे ये बच्चों को इनेबल कर रहा है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग आपने अपना लाइव एक्सपीरियंस जो है सुनाया। ये सबको निश्चित रूप से इंस्पायर करेगा, दूसरे बच्चों को, और निश्चित रूप से बच्चे के अंदर वो इमोशनल फीलिंग, इमोशनल कनेक्ट, एक दूसरों के प्रति कृतज्ञता, जैसा आप बता रही थी कि बच्चे एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, या निश्चित रूप से डेवलप कर रहा है, जीवन मूल्यों को डेवलप कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ने अपने अनुभव शेयर किए, अपने राज्य में पाठचर्या का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताया। हम आप तक फिर लौट के आएंगे एक और सवाल के साथ। उससे पहले हम चलते हैं अपने HOD करिकुलम डिपार्टमेंट SCRT श्री प्रदीप रावत सर के पास। सर, आपका एक बार पुनः स्वागत। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आनंदम पाठचर्या के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, और इसको थोड़ा डिटेल में सर ने थोड़ा बताया कि कहानी और कैसे टाइम टेबल एक बताया डिटेल में इसको, कि कैसे अगर और कुछ ऐड करना चाहें कि कैसे इसका क्रियान्वयन हो रहा है, कैसे कक्षा कक्ष में ये चल रहा है। जी रावत सर। नमस्कार, अभिवादन है आप सब लोगों का। अभी हमारे संबोधन में DG सर ने बहुत ही गंभीरता से शिक्षा के उस पक्ष को, जिस पक्ष को हम शायद सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, जो मानव होने का गुण है। तो पहले ये समझने की आवश्यकता है कि ये आनंदम पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों पड़ी है, और आनंदम पाठ्यचर्या की आवश्यकता को हमें शिक्षा के उद्देश्यों से जोड़ना होगा कि शिक्षा के उद्देश्य हैं क्या। यदि हम शिक्षा के उद्देश्यों को भली भांति समझते हैं तो हम उसी प्रकार से अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। शिक्षा के जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो एक संपूर्ण मानव जो सभी प्रकार से संतुलित मानव हो, उसमें उसकी बौद्धिक पक्ष भी है, उसका भावनात्मक पक्ष भी है। यदि बौद्धिक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष और बौद्धिक पक्ष तथा भावनात्मक पक्ष में संतुलन की स्थिति नहीं हो तो शायद हम
शिक्षा के सही उद्देश्यों को प्राप्त करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। शिक्षा के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कि आज के संदर्भ में शिक्षा किस दिशा में जा रही है, उस पर चिंतन किया गया। यद्यपि हमारे जो बहुत सारे शिक्षा आयोग हैं, उन शिक्षा आयोग ने चाहे हम कोठारी कमीशन की बात करें या फिर अन्य आयोगों की बात करें, 1986 एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, सब में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो मानवीय गुण हैं, जो वैल्यू एजुकेशन है, उसको शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। लेकिन संभवतः हम उसको बेहतर तरीके से अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। आनंदम पाठ्यचर्या के माध्यम से व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक तरीके से भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को सामने रखते हुए इस आनंदम पाठ्यचर्या को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया, जिसकी मुख्य विशेषता ये रही है कि हम मानव मूल्यों को और संबंधों को किस तरह से देखें, एक बेहतर मनुष्य कैसे बनाएं, और उसी के हिसाब से इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। इस पाठ्यचर्या के जो कंपोनेंट हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से रखा गया और भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रखा गया। भारत विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। इसमें कक्षा में हम किस तरह से किसी बात को ले जाते हैं जिसमें किसी एक विशेष धर्म या जाति या क्षेत्र, इसका उल्लेख न करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का किस तरह से शिक्षा होनी चाहिए, इसको फोकस किया जाए। और उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक पहलू है शिक्षा का, उस पर ध्यान दिया जाए। बच्चे किस प्रकार से शिक्षा की तरफ आकर्षित होते हैं, इन बिंदुओं का ध्यान रखा गया और इसी के आधार पर इसकी संरचना बड़ी वैज्ञानिक तरीके से की गई। इसमें माइंडफुलनेस है जो एकाग्रता को बढ़ाता है, यानी जब तक हम किसी एक बिंदु पर एकाग्र होने की क्षमता को हम विकसित नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है शिक्षा प्राप्त करने में हमको कठिनाई होगी। एकाग्रता का होना जरूरी है, इसलिए इसमें माइंडफुलनेस की व्यवस्था की गई। तो इसमें एक कंपोनेंट माइंडफुलनेस का है। एक कहानियां हैं, बच्चे कहानियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन इसकी कहानियां अन्य कहानियों से भिन्न हैं। सामान्यतः हम हर क्या कहते हैं संस्कृति में, देश में कहानियां होती हैं और उन कहानियों के मध्य शिक्षा दी जाती है। उन कहानियों को कोई पात्र होते हैं, राजा होते हैं या राजकुमार होते हैं या परियां होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इन कहानियों में जो विशेषता है वो जीवन से जुड़ी हुई, यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियां जुड़ी गई, जिससे कि बच्चा ये महसूस कर सके कि ये तो मेरी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है, तो उसका एक लगाव काल्पनिक बात में लगे उसको। तो इन कहानियों के सत्र इसमें रखे गए हैं। दूसरा एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां। बच्चे प्राय सैद्धांतिक तरीके से नहीं सीखते, वह गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। गतिविधियां सहयोग के माध्यम, सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। जैसे हम सामूहिक रूप से किसी चीज को करते हैं तो हम एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम कोई खेल खेलते हैं यदि समूह में, तो हमको अपने सफलता के लिए दूसरे की के महत्व को हमको समझना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, मनुष्य का जीवन, मानव जीवन भी ऐसा है जहां पर हमको दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्टिविटी में हम उस सहयोग की भावना को अप्रिशिएट कर सके, इसमें गतिविधियों को भी दिया गया है। अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पोटेंशियलिटी होती है। उस पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी में कैसे बदला जा सकता है, इस पर हमको शिक्षा के माध्यम से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आनंदम पाठ्यचर्या में हमको हमने इस कंपोनेंट को रखा है, जिसमें
को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। बच्चे जैसे प्राय कक्षाओं में होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और प्राय हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम जो फर्स्ट रो में बैठे हुए बच्चे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हीं से हम प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं को शाबाशी देते हैं। लेकिन इसमें सभी बच्चों को अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अभिव्यक्त होने का अवसर दिया जाता है। उसको भाषाई स्वतंत्रता होती है, जिस भाषा में वो अपनी बात कहना चाहता है। भावनात्मक तरीके से वो जिस तरीके उसके में सही और गलत कोई इस तरह का अवधारणा नहीं की गई है कि ये चाहिए और ये गलत है। तो इस प्रकार से उसको स्वयं को अभिव्यक्त होने के अवसर दिए जाते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट हमारे, जिसको हम एक सप्ताह के अंदर हमने इसको बांधा हुआ है। कंपोनेंट में माइंडफुलनेस है, एक्टिविटीज हैं, स्टोरी टेलिंग्स हैं और अभिव्यक्ति के हैं। तो हमने इस पाठ्यक्रम को इस तरह से बांधा है कि बच्चा आनंदपूर्ण तरीके से हम उसको शिक्षा की तरफ आकर्षित कर सकें और जिससे वो शिक्षा को तनावपूर्ण कार्य न मान करके उसमें आनंद के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो ये इस प्रकार के ये कंपोनेंट इसमें बनाए गए। धन्यवाद सर। आपने आनंदम पाठचर्या के पूरे कंपोनेंट को, उसके फिलॉसफी को एक संक्षिप्त तरीके से हम सबके साथ साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि हमारे साथ सभी व्यूअर्स के लिए ये लाभदायक होगा, समझ पा रहे होंगे कि आनंदम पाठचर्या क्या है, क्यों है और कैसे ये क्लासरूम में जा रहा है बच्चों के साथ। तो आपका धन्यवाद सर इस शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब है समय इस पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के बारीकियों को समझने का। तो हम चलते हैं मंदोली सर के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर के अनुभव क्या रहे, कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए आनंदम पाठचर्या के क्रियान्वयन को लेके। सर। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम है। सर बैठे, डायरेक्टर सर, रावत सर और आप लभ्या की पूरी टीम को मेरा सादर अभिवादन। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज सोशल इमोशनल लर्निंग का आज इंटरनेशनल डे है और आज आपने ये सही दिन चुना इस वेबिनार के लिए। तो आप सभी को SEL के इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेषकर लभ्या फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी टीम की ऋचा जी, वेदांत जी, इकबाल जी और पन्नई जी को कि आपने इस वेबिनार में मुझे आमंत्रित किया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार है। आनंदम पाठ्यचर्या को कैसे सोशल इमोशनल लर्निंग से जोड़ा गया और आनंदम पाठ्यचर्या कैसे सोशल इमोशनल लर्निंग के गोल को फुलफिल कर रही है उत्तराखंड में, ये बहुत बड़ा इश्यू। बहुत सारी बातें मेरी DG सर ने बता दी, डायरेक्टर सर ने बता दी, रावत सर ने बता दी। जो थोड़ी चीज छूट गई है मैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे कि अभी HOD सर ने बताया कि क्यों आवश्यकता हुई उत्तराखंड में आनंदम पाठ्यचर्या लागू करने के लिए। हर कोई, कहीं भी कोई भी अभिभावक हो, कोई भी टीचर हो या कोई भी समुदाय हो, अधिकांश ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एकेडमिक रूप से बहुत अच्छे साउंड बने। वो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, वो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाएं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब में अच्छे मार्क्स लाएं। और उसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट, ट्यूशन इत्यादि होता है, टीचर बहुत लगन से पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है। फिर भी ये यदा कदा समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि अमुक बच्चा बहुत होशियार था, उसका IQ बहुत अच्छा था, टैलेंटेड था, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। अच्छा पढ़ने के बाद टीचर और पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, कहीं भी बने। क्या अच्छा इंजीनियर बनने के बाद भी कोई ब्रिज टूट नहीं जाता है?
क्या अच्छा डॉक्टर बनने के बाद भी यदा कदा सुनने को मिलता है कि ऑपरेशन किया, कैंची पेट में रह गई, या मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, या बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, क्या करप्शन के चार्जेस नहीं होते? इसका मतलब केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। समथिंग इज लैकिंग देयर, कुछ ना कुछ कमी रह गई है शिक्षा व्यवस्था में जो हम फुलफिल नहीं कर पाए। वो क्या कमी रह गई है? क्यों भारतवर्ष में एक दिन में 31 बच्चे सुसाइड कर जाते हैं? यानी कि एवरेज आप लगाओ तो 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। क्यों? और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे करते हैं। एजुकेशन, रावत सर कई बार बोलते हैं, एजुकेशन केवल काम के लिए नहीं है। एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर वर्क, एजुकेशन इज फॉर लाइफ। उसको जीने के लिए एजुकेशन देना चाहिए, जिएगा तो काम हो ही जाएगा। तो इंटेलिजेंट आईक्यू पे बहुत काम हुआ है, ईक्यू वाला पक्ष रह गया है। ईक्यू वाले पक्ष को फुलफिल करने के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो उत्तराखंड में आनंदम पाठ्यचर्या के रूप में लागू किया जा रहा है। यह महसूस किया गया कि बच्चों में रिलेशनशिप हो, आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है इस बारे में बात हो, बच्चों में दया करुणा का भाव हो, बच्चों में सेल्फ एस्टीम हो, बच्चे में सेल्फ इमोशनल हो, सोसाइटी के बच्चा काम आ सके। इन सब चीजों को लेकर के एससीएल पे बहुत सारा काम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। दूसरी बात, एक और मैं डेटा की बात करूं, हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 बोलता है कि इंडिया इज द मोस्ट लीस्ट हैप्पीनेस कंट्री। 149 कंट्रीज का सर्वे हुआ, 149 में से 139 पर इंडिया है। यानी कि हम इमोशनली कितने हैप्पी हैं, कितने प्रसन्न हैं हम। और उत्तराखंड के पक्ष परिप्रेक्ष्य में लूं, क्योंकि मेरा रिसर्च इसी पे है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लूं तो हम 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से सबसे पीछे पायदान पे हैं। तो इन सब चीजों को लेके कि बच्चों में सोशल इमोशनल लर्निंग हो, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहे, बच्चे प्रसन्न रहेंगे तभी सब कुछ होगा, इन सब को लेकर के आनंदम पाठ्यचर्या की आवश्यकता महसूस की। हमारे सचिव सर, जो अभी भी सचिव है, डॉक्टर सुंदरम साहब की अध्यक्षता में एक 2019 में एक ऑफिसर्स का दल यहाँ से दिल्ली के विजिट पे गया। वहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा था, पूरी स्टडी की गई उस ग्रुप के द्वारा कि क्या उत्तराखंड में भी इस प्रकार से हैप्पीनेस करिकुलम को लॉन्च किया जा सकता है। आने के बाद तुरंत कोर कमेटी का गठन हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई सर की अध्यक्षता में, सचिव सर की अध्यक्षता में। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने बताया, फर्स्ट फेज में 15 ब्लॉक्स में इस कार्यक्रम को पायलट के रूप में चलाते हैं और इसके आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या निकलते हैं। तो 15 ब्लॉक्स में इस कार्यक्रम को चलाया गया। इसके लिए साथ साथ करिकुलम फ्रेमवर्क भी शुरू हो गया, आनंदनी संदर्शिकाओं का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। पैरेलली हमने रिसोर्स ग्रुप तैयार करने शुरू कर दिए, मास्टर ट्रेनर बनाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि वैल्यूज के लिए, अपने आप को समझने के लिए, स्व को समझने के लिए ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा दल, जिसमें कि एससीईआरटी के भी थे, डाइट्स के भी थे, एक 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर मसूरी के पास सिद्ध में आयोजित किया गया, ताकि समझ बन सके कि सोशल इमोशनल लर्निंग क्या है, आनंदम पाठ्यचर्या को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सब चीजों का प्रयास किया। इस बीच 15 ब्लॉक्स की रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट सकारात्मक थी। यह प्रयास किया गया कि अब क्यों ना इस कार्यक्रम को पूरे स्टेट में लॉन्च किया जाए। तो 14 नवंबर 2019 को ये हमारे पूरे के पूरे 16,545 विद्यालयों में, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। तब से ये लगातार चल रहा है। और फिर 15 ब्लॉक से टीचर्स को ट्रेनिंग किया गया ऑफलाइन और ऑनलाइन।
सब मिलाकर के आज तक 40,565 टीचर्स ट्रेन किए जा चुके हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यालय के संस्थाध्यक्ष हैं और एक आनंदम जो टीचर है उसको ट्रेनिंग किया गया है, और भी जो टीचर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसको प्रयास किया गया कि वो ट्रेनिंग लें। ये कार्यक्रम साथ साथ हमारे लगातार चलते रहे। विगत वर्ष हमने कक्षा 7 की आनंदनी शिक्षक संदर्शिका का निर्माण किया। इस वर्ष सर की अध्यक्षता में कक्षा 4 की आनंदम संदर्शिका का निर्माण कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, केवल कार्यक्रम को लॉन्च करना ही बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये प्रयास किया विगत वर्ष कि ये कार्यक्रम कैसा है, क्या फीडबैक है, टीचर के फीडबैक क्या है, पेरेंट्स के फीडबैक क्या है, ऑफिसर्स के फीडबैक क्या है। तो इन सबको मिला करके जो मेरे पास भी है एक आनंद पथ, एक मैगजीन, एनुअल मैगजीन प्रिंट किया गया। इसमें सब बच्चों के रिफ्लेक्शन है। आप यदि इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या है, बच्चों की अपनी आत्मकथाएं हैं कि पहले मैं वो अमुक जो मेरा दोस्त था उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो करना ही नहीं चाहिए। क्यों? केवल आनंदम पाठ्यचर्या से। मैं एक लाइव उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ये बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए। अभी 2 दिन पहले मैं डीजी सर के साथ एक स्कूल के विजिट में गया था, बिल्कुल पास में। बहुत 2 साल पहले जब गया था स्कूल में, तो आपस के टीचर आपस में बात नहीं करते थे, बिल्कुल बात नहीं करते। कोई वहां बैठा है, 3 टीचर अलग अलग बैठे। 2 दिन पहले जब उस स्कूल में गया, और मैं नाम भी बता रहा हूं, कोई मुझे परहेज नहीं है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नालापन, वहां पे गया तो मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, कि सर ये केवल और केवल आनंदम पाठ्यचर्या का कमाल है, ये बहुत बड़ी बात है। आपस के रिलेशन को समझा गया, छोटे छोटे मनमुटाव को दूर करके एक सौहार्द का वातावरण आनंदम पाठ्यचर्या ने बनाने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको यहाँ पे बताना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से लगातार आनंदम पाठ्यचर्या में काम होता रहा। हमें बड़ी खुशी की बात है कि विगत वर्ष 2020 और 21 में आनंदम पाठ्यचर्या की झांकी 26 जनवरी को परेड ग्राउंड पर लगाई गई और तीसरा स्थान उस झांकी को प्राप्त हुआ और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काट बंगला ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे एक फक्र की बात है, हमारे अधिकारियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि किस प्रकार से हम आनंदम पाठ्यचर्या को लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये आज तक जो हम प्रगति हमने सब मिल करके यहाँ पे की, उसके बारे में तो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मंदोली सर, आपने आनंदम पाठचर्या की जरूरतों को और स्टेप वाइज एक एक प्रोसेस को समझाने में, हम सबके साथ से साझा करने में, कम शब्दों में ही आपने अच्छी तरह से उसको साझा किया, कैसे शुरुआती तौर से ये हुआ और ये ना केवल बच्चों के जीवन पे प्रभाव डाल रहा है बल्कि स्कूल के पूरे इन्वायरमेंट, शिक्षक साथियों के रिश्ते बनाने और उन पे भी प्रभाव डाल रहा है और अलग अलग फोरम पे आनंदम पाठचर्या अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव छोड़ रही है। उम्मीद है ये आगे होता रहेगा। तो आपका धन्यवाद हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब चलते हैं अगले राउंड की ओर और फिर से वापस हम अपने निदेशक महोदय कुंवर सर के पास चलते हैं। सर से आगे आने वाले समय में आनंदम पाठचर्या को राज्य में किस रूप में और कैसे प्रोग्रेस करते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर आप कुछ इस पे। राज्य स्तर पर हमने ये महसूस किया है कि यद्यपि पिछले जो 2.5 साल गुजरे हैं उसमें हमारी पूरी टीम ने काफी कोशिश की है। डाइट लेवल पे, SCRT के लेवल पे, कुछ टीचर्स के जो रिसोर्स पूल हमारा बना है, हमने ये भी कोशिश की कि जो हमारे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो मैनेजर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम 2 दिवसीय हमने यहाँ पे 2 चक्रों में जीवन विद्या का जो शिविर आयोजित किया था, कोशिश की थी कि वो भी इस कार्यक्रम से, इस पाठ्यचर्या से वाकिफ हों। लेकिन अभी भी मुझे ये कमजोरी लगती है कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी हमें अपने ऑफिसर्स को रीओरिएंट करने की आवश्यकता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम
ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें एनुअल वर्क प्लान बजट में ये व्यवस्था रखें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद जब कोरोना संक्रमण का पीरियड था तो हमारे जो टीचर ट्रेनी थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, और वर्तमान में सारे डाइट्स में हमारे 50-50 टीचर ट्रेनी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनकी भी आनंदम पाठ्यचर्या पे उनको भी ओरिएंट किया जाए, उनको भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो डाइट्स में हमारे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं, तो आनंदम की टीम हमें मदद करेगी और हम इस काम को भी वहाँ पे करेंगे। तीसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि अब सीपीडी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स के लिए हमें करनी है टीचर्स और ऑफिसर्स के लिए, तो उस प्रोग्राम के साथ भी हम इसके डॉपटेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यद्यपि जितनी बातें हमने कही हैं हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इसके लिए जो हमने पिछले 2 साल में जो भी काम किए हैं उनकी एक इम्पैक्ट स्टडी होनी चाहिए। तो उसको हम जो प्रोग्राम एक्टिविटीज हैं इस साल की, उसमें ये चाहेंगे कि उसमें हम अवश्य एक इम्पैक्ट स्टडी रखेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आने वाले साल में और प्रभावी रहेगा और हमारा ये जो आनंदम का कार्यक्रम है ये सफलीभूत होगा। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है प्रणव जी, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अभी आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। हाँ, ओके, सॉरी। मैं बोल रहा था, सर का धन्यवाद कर रहा था कि आज सर ने आने वाले समय में आनंदम पाठचर्या को डिपार्टमेंट स्तर पे, सरकार के स्तर पे कैसे सर देख रहे हैं। आगे सर के मार्गदर्शन में हम कोशिश करेंगे कि उन जो सर ने अभी बोला या इसके लिए और भी जो जरूरी कदम है वो हम पूरी टीम उसको आगे बढ़ाने में, उसको जो भी इसके लिए क्रियान्वयन के लिए जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने में हम अपनी पूरी कोशिश से लगे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। शिक्षक साथियों का, बच्चों का, सारे अधिकारियों का इसमें सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, सब साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर एक बार पुनः आपका। इसी के साथ हम इस राउंड को आगे बढ़ाते हुए रावत सर के पास पुनः चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने ओवरऑल समझा सभी वक्ताओं से, जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे, कि क्यों जरूरी है, आयाम क्या क्या हैं, कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ये समझा। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाते हैं, रावत सर से पूछते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चों को किस प्रकार बच्चों के लिए मददगार होगा, कैसे बच्चों पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, किस रूप में क्लासरूम में बच्चे को देखते हैं, उनके ओवरऑल लर्निंग आउटकम पे क्या असर होगा, थोड़ा रावत सर से हम समझने की कोशिश करते हैं। जी सर। धन्यवाद। देखिए, जब हम इस कार्यक्रम को लागू कर रहे थे तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम शिक्षकों को कैसे ये बताने में सफल हो पाए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वह शिक्षा के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। ये पृथक से अलग कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राय हमारे जो शिक्षक हैं उन पर परीक्षा फल का दबाव होता है और वो जो सिलेबस हम उनको अकादमिक सिलेबस देते हैं उसका दबाव होता है और उनका मूल्यांकन भी उसी आधार पर होता है। क्योंकि जब हम शिक्षक की सीआर की बात करते हैं तो उसका अकादमिक, उसके परीक्षा फल कितना रहा, इन बिंदुओं पर हम फोकस करते हैं। तो हमारे सामने चुनौती ये थी कि हम शिक्षक को कैसे स्वीकार करवा पाए कि यह कार्यक्रम जो है उसके अकादमिक पक्ष को भी मजबूत करने में सफल होगा। तो इस चुनौती के लिए हमने उनके लिए जो वर्कशॉप्स की, उसमें सबसे पहले तो यह है कि हमको शिक्षा के उद्देश्य को समझना चाहिए
यदि शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को बड़े संदर्भ में नहीं समझता है, टोटलिटी में नहीं समझता है, तो शायद वो शिक्षा देने के अपने जो उसकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उससे हम भटक रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को भी शिक्षा के सीमित उद्देश्यों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा के जो व्यापक उद्देश्य हों उनको फोकस करते हुए इंटीग्रिटी में उसको देखना चाहिए। तो हमारे सामने ये चुनौती सामने थी, तो हमने उनको ये समझाया कि पहले शिक्षा के उद्देश्यों को समझे। इसके लिए हमने वर्कशॉप आयोजित की, तो वो समझे इस बात का। हमने हार्मनी की बात की, जैसे अभी बताया गया कि भाई जो शिक्षकों के मध्य है, जो हम शिक्षक गण हैं या शिक्षा को चलाने वाले लोग, उनके मध्य हार्मनी कैसे हो। जो मानवीय कुछ कमजोरियां होती हैं, ईर्ष्या की या सामान्य रूप से दूसरे प्रकार के जो हमारे नकारात्मक भावनाएं होती हैं, उनसे हम कैसे पार पाएं, और शिक्षा के उन बड़े उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम कैसे आगे बढ़े। तो इस कार्यक्रम का जो संगठन किया गया वो इसी दृष्टिकोण सामने रखते हुए कहा गया कि जैसे मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि इसके 4 कंपोनेंट हैं। माइंडफुलनेस है, तो माइंडफुलनेस उसको वर्तमान के प्रति आगाह करता है और वर्तमान के प्रति सजग रहने के प्रति प्रेरित करता है, इसलिए माइंडफुलनेस की व्यवस्था की गई। एक्टिविटी की व्यवस्था की गई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें समूह में कैसे कार्य होते हैं, समूह किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग लेते हुए चलता है और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए चलता है, तो ये समूह की आवश्यकता है। कहानियां किस प्रकार की कहानियां होनी चाहिए, वो कहानियां जीवन मनुष्य के यथार्थ जीवन से संबंधित होनी चाहिए, केवल कल्पनाओं की कहानियां नहीं होनी चाहिए। उस तरह की कहानियां के लिए इसमें दूसरा व्यक्ति की अभिव्यक्ति को अवसर देना। तो ये जो कंपोनेंट बनाए गए हैं, ये बड़े वैज्ञानिक तरीके से इनका सृजन किया गया है। और हम देखते हैं कि आनंद, अभी मेदुली जी ने एक पत्रिका निकाली आनंदम पर, और उसमें जब रिफ्लेक्शंस देते हैं, बच्चों की केस स्टडी का हम देखते हैं, तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आनंद हमने लागू की है उसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो बच्चों पर पड़े हैं। तो हम इसको ऐसा देखते हैं कि अभी तक हमने केवल कक्षा 1 से लेकर के 8 तक इस आनंदम पाठ्यचर्या को लागू किया। हमारे पास शिक्षकों के आग्रह आ रहे हैं कि हम इनको अगली कक्षाओं में भी इनको करें। एक बात और भी आ रही है, जैसे निदेशक महोदय ने भी कहा कि केवल यह पाठ्यक्रम केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, ये केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा का नेतृत्व विकसित करनी चाहिए। न केवल शिक्षा का नेतृत्व करने वाले, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस आनंदम पाठ्यचर्या की आवश्यकता है, जिसलिए वह अपनी भूमिका को मनुष्य के रूप में अपनी भूमिका के साथ वो न्याय कर सके, अपने जीवन के मूल्य को अप्रिशिएट कर सके, और न केवल अपने जीवन के मूल्य को अप्रिशिएट कर सके, बल्कि दूसरे मानव के जीवन को भी अप्रिशिएट कर सके। इसमें कंपटीशन को इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया गया, इसमें कोलैबोरेशन को, कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया गया है कि कैसे मनुष्य अपने सामूहिक कार्यों से लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, कैसे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, मीनिंगफुल बना सकता है। एक अध्यापक के रूप में मेरे लिए जीवन मैं कैसे अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकूं। तो ये सारी कंपोनेंट एजुकेशन के जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से और सरल तरीके से बच्चों के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को सामने रखते हुए जो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया गया है, डाइवर्सिटी का जो स्वरूप है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, जातियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, संस्कृतियां हैं, उस पूरी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हुए हम कैसे सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। और जिस तरह से शिक्षकों में सकारात्मक इसके प्रभाव हैं, और इसको अगली कक्षाओं में भी हम 9th to 12th के लिए भी इसके लिए हम कैसे इसको संगठित कर सकें, इसके लिए भी प्रयत्न चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में
इस कार्यक्रम को और भी सही वैज्ञानिक तरीके से और प्रभावशाली तरीके से शिक्षकों के मध्य में और शिक्षा के मध्य में और बच्चों के मध्य में ले जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद रावत सर। आपने पूरे कैसे समुचित विकास बच्चों का, शिक्षकों का और पूरे हम देख रहे हैं आनंदम पाठचर्या के द्वारा हर कंपोनेंट से क्या क्या फायदे होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके लर्निंग आउटकम पे, उस पे आपने अच्छे से हम सबके साथ अपने विचार साझा किए। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। तो अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल अभी कुछ आ रहा है, कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी आ रहा है कि पूरी बातचीत जब चल रही थी, अब देख रहे हैं कि पूरा पाठचर्या क्यों, कैसे और किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और किस तरह शुरुआत हुआ और क्रियान्वयन भी हुआ, और इसी दौरान जब से शुरू हुआ तब से लॉकडाउन का भी फेज अनफॉर्चुनेटली चल रहा था। तो कुछ व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि इसका क्रियान्वयन लॉकडाउन के समय में किस प्रकार से किया गया था। तो अब क्रियान्वयन के लिए मंडोली सर शुरू से इससे जुड़े हुए थे, अभी विगत 2-3 महीने पहले ही अपने नए प्रोफाइल में सर ने ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले आनंदम का क्रियान्वयन सर देख रहे थे। तो सर के पास ही चलते हैं, सर से समझते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उस दौरान आनंदम के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे इंश्योर किया और क्या क्या कदम लिए। सर। हाँ, धन्यवाद पन्ना जी। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू था हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग था। एक तरफ आनंदम पाठ्यचर्या बहुत पीक पर पहुंच गया था और उसी समय कोविड के कारण पूरा लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गए, टीचर्स घर के अंदर हैं, बच्चे घर के अंदर हैं, तो एक बहुत बड़ा पैनिक हो गया था। तो इस बीच क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला था, हमने अपने टीचर से बात करना शुरू किया, और विशेषकर आप लभ्या फाउंडेशन है, ड्रीम अ ड्रीम है, और ब्लू और फाउंडेशन जिनके साथ हमारा MOU इस कार्यक्रम के लिए हुआ है, आप तीनों फाउंडेशन ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो एक प्लेटफॉर्म मिला, आपस में विचार विमर्श हुआ, फिर टीचर्स ने कहा सर कि क्यों ना हम कुछ वीडियोस बनाते हैं आनंदम पाठ्यचर्या के माइंडफुलनेस को लेकर के, एक्टिविटी को लेकर के, स्टोरीज को लेकर के वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो हमने काम करना शुरू किया और 120 एनिमेटेड वीडियोस जो हमारे टीचर्स ने आप ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से बनाए, बहुत बढ़िया वीडियोस बने, उनको वेट किया गया और वेट करने के बाद कोशिश करेगी कि इन वीडियोस को बच्चों तक पहुंचाए। हालांकि ये इश्यू आया बीच में कि बच्चों के पास, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी टीचर्स ने भरसक प्रयास किया और एनिमेटेड वीडियोस को पहुंचाया गया बच्चों के पास। केवल पहुंचाया नहीं गया, उसके बाद बच्चों के फीडबैक भी आए कि आपने ये वीडियो देखा, इससे आपको क्या प्रेरणा मिली। तो बच्चों ने वहां से अपने रिफ्लेक्शन करके बताए, एक्टिविटीज करके टीचर को भेजी और टीचर के माध्यम से वो हमारे पास तक पहुंची। तो कोशिश किया गया कि लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे आनंदम पाठ्यचर्या को जीवंत रखें। उसके लिए हमने एनिमेटेड वीडियोस का सहारा लिया, कुछ टेम्पलेट बनाए, कुछ पोस्टर्स बनाए और उसको वहां तक भेजने का प्रयास किया गया। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि एक इम्पैक्ट स्टडी मैंने खुद किया था अपने रिसर्च के लिए ही, एक छोटा सा रिसर्च स्टडी किया था, कुछ टीचर्स के पास वो पहुंचा भी है कि क्या फैसिलिटेटर हैं और ट्रेनर हैं या ट्रेनीज हैं, ये आनंदम पाठ्यचर्या को किस मोड में अच्छा चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में चाहते हैं या ऑनलाइन मोड। क्योंकि हमारी व्यवस्था थी, हमको लॉकडाउन है, कोविड है, उस आपदा को अवसर में बदलना था, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो एक रिसर्च स्टडी किया, छोटा सा इम्पैक्ट स्टडी, क्या प्रभाव पड़ा। तो ये निकल के आया, क्योंकि आनंदम पाठ्यचर्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये हम आपस में बात करते हैं, बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का। तो ये निकल के आया कि ये ऑफलाइन मोड में ज्यादा बेहतर है। तो लॉकडाउन था, इस कारण हमने इसको ऑनलाइन में ले गए। तो ये जो भी थोड़ा बहुत हम काम कर पाए इस बीच लॉकडाउन के दौरान, वो मैंने आपको
बताया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपने प्रोसेस को समझाने की कोशिश की कि हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए और कैसे कैसे बच्चों तक पहुंचे। सर रिसर्च की बात भी कर रहे थे कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा। ऐसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, सर का काफ़ी इंटरेस्ट है और सर का पीएचडी भी अभी इसी आनंदम पाठचर्या के उस पे थीसिस इनका आनंदम पाठचर्या के इर्द गिर्द और इम्पैक्ट को लेके है। तो सर को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मंडोली सर को। और चलिए हम अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पे हैं और मैं प्रणय कुमार लभ्या फाउंडेशन जो कि एक सहयोगी संस्था के रूप में सरकार के साथ इस पाठ्यचर्या के निर्माण और क्रियान्वयन के में लगी हैं, उसका सदस्य हूं और पूरे संस्था के सभी सहयोगियों की तरफ से अपनी तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे कुछ और सहयोगी जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पे नहीं, भले स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी ये पूरे पाठ्यचर्या को लेके है। मैं उन सभी सहयोगियों का जीवन ड्रीम संस्था और ब्लू वॉर फाउंडेशन दोनों संस्थाएं, उन दोनों का भी धन्यवाद। उन दोनों का भी काफ़ी हम तीनों संस्थाएं बेसिकली मिलके एक सहयोगी संस्थाओं के रूप में हम इस कार्यक्रम के लिए लगे हैं। तो इन सब की तरफ से आप सभी पैनलिस्ट जो जुड़े हैं, अपना समय दिया, मुझे पता है सर ने बताया था 11 बजे सर की दूसरी मीटिंग है, लेकिन फिर भी सर अभी जुड़े हुए हैं। रावत सर की भी मीटिंग है 11 बजे से, मंडोली सर तो काफ़ी व्यस्त रहते ही हैं, लेकिन इतना थोड़ा 20 मिनट एक्सीड होने पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पूरी सभी आनंदम की पूरी टीम, सारे अधिकारी और जितने भी टीचर्स बच्चे हमें आज देख रहे हैं, उन सब की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं जाते जाते एक दो लाइनें बहुत संक्षिप्त में मैं निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो लाइन में अपने शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए, पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए आप कोई मैसेज, संदेश देना चाहते हैं सर, तो प्लीज सर। सर आप म्यूट हैं सर, आप पहले अनम्यूट कर लें सर, आपका सिस्टम म्यूट पे है। मैं अपने शिक्षकों और बच्चों से यही अपेक्षा करूंगा कि जो आनंदम पाठ्यचर्या है उसका हम आत्मसात करेंगे और एक बेहतर परिणाम जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो जीवन मूल्यों का है या मानवीय मूल्यों का है, उसको हम तिरोहित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अब समय आ गया हम सबको विदा लेने का। तो बस एक अंतिम पंक्ति और हम सब लोग अपने अपने कार्यों की तरफ चलेंगे। रिसर्च और जितने भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं ये मानते हैं और ये साबित हुआ है और ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट है और जो सीख रहे हैं हम, उसका असर हमारी भावनाओं पे पड़ता है। और जो जैसी भावना हमारी होती है, जिस अवस्था में हम रहते हैं, उसका असर हमारे सीखने पे पड़ता है। तो दोनों चीजें कोरिलेटेड है। तो इसका ध्यान रखते हुए, इसी उम्मीद के साथ कि नए सत्र से स्कूल अब होपफुली खुलेंगे, तो एग्जाम के बाद बच्चों के साथ हम सभी शिक्षक साथी, सारे अधिकारी आनंदम पाठचर्या के लेके बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के पक्ष पे, उन एस्पेक्ट्स पे काम करते रहेंगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।